हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर जरूर बताना। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ और वीडियो को भी ना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बच्चों के हमस्कल रोबोट वह एकमात्र चीज थे जिन्हें देखने के लिए वे सीक्रेट लैब में गए थे। उन्हें देखकर कुछ पलों के लिए वे काफी मायूस हो गए थे। यही वह वजह थी जिसे देखकर रिया पहले काफी एक्साइटेड होती है, लेकिन फिर बाद में अपने दोनों भाइयों के चेहरे को देखने के साथ ही जब वह उनके मन के भाव को समझ जाती है तो उदास होकर रोने लग जाती है। जहां उन हमशक्ल रोबोट्स ने तीनों बच्चों को हैरान और खुश दोनों कर दिया था, वहीं कुछ ही देर बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनके मॉम डैड की जिंदगी में वे रोबोट उन तीनों की जगह लेने वाले हैं। उन रोबोट्स की वजह से उनके मॉम डैड को उनकी कमी कभी भी महसूस नहीं होने वाली है। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कि इस एडवांस मशीन ने उनके मॉम डैड छीन लिए हैं, किंतु जैसे ही वे तीनों इस वक्त की नजाकत को समझते हुए उसके साथ ही ये भी समझ पाते हैं कि यदि वे दुनिया के किसी भी कोने में रहकर बिना किसी मुसीबत में पड़े खुश हो और आज़ाद रहना चाहते हैं तो मारवा हाउस में उनकी जगह पर इन मशीनों का होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन फिर भी उनका बालक मन उन्हें कचोट रहा था। उसके बावजूद वे तीनों अपने समझदारी के चलते इसे अपने मॉम डैड का ठीक डिसीजन समझने लग जाते हैं। अब तक तीनों बच्चे अपनी नई जगह पर पहुंच चुके थे। इसके अलावा अब तक ये खबर पहुंच गई थी कि उनके जाने के बाद किस तरह से रिया की किडनैपिंग हुई और अभी तक वे तीनों एक साथ ही थे, एक कमरे में मौजूद थे। रिया कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कभी भी मॉम डैड पर गुस्सा आ सकता है या मैंने उनसे नाराज हो सकती हूँ, लेकिन ना चाहकर भी मैं ये करने वाली हूँ और कर भी रही हूँ। मन ही मन उनके लिए कहीं ना कहीं छिपी हुई नाराजगी थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ। मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि वो मेरे मॉम डैड हैं। हर चीज़ के लिए पहले से रेडी रहने का आदत उन्हें है। जरूर वे पहले ही समझ गए होंगे कि आने वाले वक्त में ये घटना हमारे साथ लगातार घटती रहेंगी। ये सिर्फ आर्यन को किडनैपिंग करने की कोशिश के साथ साथ खत्म नहीं होगी, इसलिए उन्हें खुद को तकलीफ देकर भी हमें खुद से दूर भेजा दिया है। अब अपने उतरे हुए चेहरे से आर्यन रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम अकेला कसूरवार नहीं हो, बस फर्क सिर्फ इतना है रिया की कुछ हमसे छोटी और डैड की लाडली बेटी हो, इसलिए मॉम डैड के आगे हर बात आसानी से बोल सकती हो, लेकिन हम दोनों एक लिमिट से आगे उसके आगे कुछ नहीं कह पाते। वहाँ से आने के लिए बुरा तो हमें भी लगा था, हमारे मन ही मन काफ़ी गुस्सा आ रहा था। अब अलेक्जेंडर आगे आकर कहता है, लेकिन जो मैंने किया वो तुम दोनों के नाराज होने के लिए कहीं ज़्यादा था। हम आने से पहले ही मॉम डैड से एक बार मिल भी नहीं पाए, क्योंकि मैंने ही तुम दोनों को वहाँ से तुरंत आने के लिए मजबूर कर दिया था। मॉम हमें कितना मिस कर रही होगी, वह हमारे बारे में न जाने क्या क्या सोच रही होगी। आई मिस यू सो मच माई मॉम। रिया आगे आती है और अलेक्जेंडर से कहती है, तुम अपने मन में किसी तरह का गिल्ट मत रखो। तुमने जो भी कहा और उसे पूरा करने में हम बराबर के भागीदार हैं। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो हो सकता था कि उस रोबोट की जगह किडनैपिंग सच में ही हम में से किसी की किडनैपिंग की हो जाती। अगर ऐसा होता तो सोचो क्या होता। रिया की बात का जवाब देते हुए आर्यन कहता है, हमारे बदले में मॉम डैड से क्या नहीं करवाते। मॉम डैड की वजह से ना सिर्फ हम सेफ बल्कि हमारे साथ साथ वे भी एक बड़ी मुसीबत से बच गए हैं। रिया कहती है, जो होना था वो हो गया है फाइनली। अब हम भी खुशी खुशी वही करेंगे जो मॉम डैड चाहते हैं। उन्हें हमें यहाँ पर खुद से दूर हमारी जिंदगी को एंजॉय करने के लिए ही भेजा है और साथ में बहुत कुछ सीखने के लिए। अलेक्जेंडर कहता है, हाँ हम वही करेंगे जो खुद को बेस्ट बनाएंगे ताकि मॉम डैड हम पर प्राउड ऑफ कर सके। आगे बढ़ते हुए रिया कहती है और अपने दोनों भाइयों के गले लग जाती हैं। तीनों बच्चे आपस में एक दूसरे के गले लग जाते हैं। सीक्रेट अंडरग्राउंड मारवा हाउस। अनिका नहीं चाहती थी कि किसी को भी रिया और गैर मौजूदगी का पता चले।
लेकिन अब तक रिया का हमशक्ल रोबोट खत्म हो चुका था। इसके अलावा वह ये भी नहीं चाहती थी कि घर में ये या बाहर किसी को भी इस बारे में भनक तक लगे। रिया की किडनैपिंग हुई और इससे उसने रिया के जैसे रोबोट तैयार करने का टास्क एनी को दे दिया। पिछले बीते कुछ दिनों में ही रात एनी इसी काम में लगी हुई थी। एनी ने अनिका के कहने पर स्वाति के भेजे हुए रोबोट में कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए थे, जिन्हें उनके तीनों बच्चों की सभी एक्टिविटी को ट्रेस करके उसके आधार पर खुद तैयार किया जा सके। हालांकि स्वाति ने पहले ही उनमें से बहुत सारे एडवांस फीचर्स सेट किए थे, लेकिन फिर भी एनी ने भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए कुछ अन्य फीचर भी डाउनलोड किए। यही वजह थी कि जब रुद्रमा देवी ने इस साइनाइड का प्रयोग किया तो रोबोट अलेक्जेंडर ने रोबोट रिया और रोबोट आर्यन दोनों को सूचना कर दी थी, ताकि वे इस गैस के प्रभाव के अनुसार व्यवहार कर सके। अन्यथा भला एक मशीन कैसे बेहोश हो सकती है। स्वाति के बाद अगर अब ऐसा कोई था जो ये काम हर वक्त में कर सकता और काम को अंजाम दे सकता था, तो वह खुद एनी ही थी। ये काम अनिका के लिए नामुमकिन नहीं था, लेकिन वह इसके लिए तैयार भी नहीं थी। दूसरी तरफ उसके पास आ जाती है और समय का भी अभाव था। रोहित और अनिका सीक्रेट अंडरग्राउंड से जाते हैं और अपनी तसल्ली के रोबोट रिया से मिलते हैं। वह उसकी सभी और अनिका सीक्रेट अंडरग्राउंड जाते हैं अपनी तसल्ली के लिए रोबोट रिया से मिलते हैं। वह अभी एक्साइटेड कहें या फीचर्स देखने में काफ़ी समय वही बीत दिखा देते हैं, क्योंकि ये जरूरी था कि इस सब के बाद अनिका एनी से कहती है, वेल एनी आई एम प्राउड ऑफ यू, थैंक्स ओ लॉट। एनी जवाब देती है, मिशन नोट मैडम, मिशन सक्सेसफुल, प्लीज़ रोहित और अनिका का बेडरूम। इसके बाद अनिका और रोहित दोनों ही रिया को अपने साथ लेकर पास वापस लौट आते हैं। वापस आने के बाद अनिका रिया से कहती है, रिया अब तुम अपने रूम में जा सकती हो, जाओ और जाकर अपने भाइयों से मिल लो। प्यार सी मुस्कान के साथ जवाब देती है, ओके मोम। इतना कहने के बाद वह रिया और अनिका के बेडरूम में से बाहर निकल जाती है। अब अनिका रोहित की तरफ देखकर उसे पूछती है, वैसे तुमने बताया नहीं कि उस दिन तुमने बच्चों को स्कूल जाने के क्यों दिया। अनिका की बात पर रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह अपनी शरारती आंखों से अनिका की तरफ देखता है, फिर से जाकर सोफे पर बैठ जाता है और कहता है, इसके दो वजह और दो पहलू हो सकते हैं। मुझे उस वक्त जो याद आया और जो अच्छा लगा मैंने वो किया, लेकिन तुम्हें ये बता सकूं कि बच्चे रात में ही मारवा हाउस से जा चुके थे, और दूसरा इसलिए ताकि हमें ये भी पता चल जाए कि हमारे रोबोट बच्चे किसी अन्य व्यक्ति की पहचान में तो नहीं आ सकते। नहीं, ये हमारी सोसाइटी में हमारे बच्चों की तरह कितनी आसानी से घुल मिल पाते हैं। अब अनिका भी रोहित के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये उसकी नाराजगी थी, लेकिन उनकी सेफ्टी के लिए मैं उनकी इतनी नाराजगी बर्दाश्त कर सकती हूँ। अब रोहित अनिका की तरफ घूम कर बैठ जाता और कहता है, तुम्हें कुछ बात करनी है क्यों? अनिका कहती है, सौम्या जितनी आत्मविश्वास के साथ ये कह रही है कि दमयंती उसे यहाँ से छुड़वा लेगी, मुझे कुछ ठीक नहीं लगता, और काफ़ी सोचने के बाद मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि अब उसका अगला कदम क्या हो सकता है, या फिर उसका अगला टारगेट कौन हो सकता है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, हमने अपनी तरफ से किसी को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में कोई भी कतई भी कमी नहीं की है। फिर उसका अगला शिकार कौन बन सकता है? अब रोहित कहता है, तुम सही कहती हो, इसके अगले कदम को जानना बहुत ही ज़रूरी है। बेशक योगराज उसका बेटा अपना बेटा नहीं था, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो तुमने योगराज को ख़त्म करके दमयंती देवी को बड़ी चुनौती दे दी है। इस स्थिति में वह खामोशी तो नहीं बैठ पाएगी। अनिका कहती है, इसके अलावा उसके बहुत खास चहेते हमारे पास है। इतना सब होने के बाद खामोशी से उनकी नहीं बैठने वाली वो आराम से। अनिका की ये बात सुनकर रोहित अपनी जगह से उठ खड़ा होता है और अपने ही रूम में लगे हुए डिजिटल बोर्ड को ऑन कर देता है। उसके बाद बोर्ड के बीचों बीच अनिका का नाम लिखता है और फिर अनिका की तरफ देखकर कहता है, उसकी टारगेट अनिका है। अगर वह अनिका तक नहीं पहुंच सकती तो वह अनिका को खुद तक आने के लिए मजबूर करने की कोशिश करेगी। इसके लिए वह तुम्हारे अपने को हानि पहुंचाएगी। ये सुनने के बाद अनिका बोर्ड के पास आ जाती है और अपने बीच में लिखे हुए नाम से 2 एरो के निशान निकाल देती है।
पहला मारवा परिवार, दूसरा गुलेरिया परिवार। अनिका के ऐसा करने के बाद रोहित कहता है मारवा परिवार में ऐसा कोई नहीं जिसे टारगेट बनाकर अनिका को झुकाया जा सके। महत्वपूर्ण लोगों में सभी सिक्योरिटी बड़ी सिक्योरिटी के साथ उन्हें बाहर भेजा जाता है। बाकी लोगों की सुरक्षा के लिए काफ़ी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। इसके बाद अनिका गुलेरिया परिवार के उन सभी सदस्यों का नाम बोर्ड पर लिखती है जो महत्वपूर्ण भी थे और प्रतिदिन घर से बाहर निकलते रहते हैं। इतना कहने के बाद वह रोहित की तरफ देखकर कहती है इन सभी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मयूर की है और उसकी सिक्योरिटी देने का तरीका एकदम अलग है। उसकी सिक्योरिटी सिस्टम को भी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। इसके अलावा मैंने मयूर को पहले ही अलर्ट करने का मैसेज भेज दिया है। इन दिनों वह गिने चुने लोगों के अलावा किसी को घर से बाहर जाने नहीं देता और जो बाहर जाएगा वह सबसे पहले अपनी सुरक्षा को लेकर काफ़ी अलर्ट है। अनिका रोहित की तरफ देखते हुए कहती है फिर कौन हो सकता है। एक के बाद एक काम करते हुए अब तक लगभग दोपहर भी ढल चुकी थी और शाम भी अलग तरह के सवालों से सुलझाने में पूरा दिन कब बीत गया खुद उन दोनों को एहसास वही नहीं होता, अनिका को था और न ही रोहित को। अब रोहित कहता है तुम यहाँ पर और एक परिवार का नाम लिखो, भूल गई हो। वह तुम्हारे मजबूत पहलुओं को टकराने में गलती पहले कर सकता है। इस बार निश्चित तौर पर तुम्हारे उन कमज़ोर पहलुओं को ढूंढेगा जिस पर तुम्हारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं होगा लेकिन तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा कहकर वह एक और तीर का निशान बनाकर उस पर मल्होत्रा परिवार का नाम लिखता है। अनिका हैरानी से रोहित की तरफ देखने लग जाती हैं। अब उन दोनों को ये समझने में ज़्यादा देर नहीं लगती कि दमयंती देवी का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा।